नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। बिहार निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भी अभी कोई पैंच बाकी। जाने सुप्रीम कोर्ट व सरकार क्यों है आमने सामने। श्रद्धा मर्डर केस में अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट शुरू, खुलेंगे कई बड़े राज। उज्जैन से फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, हरीश रावत, अभिनेत्री स्वरा भास्कर यात्रा में हुई शामिल। उत्तरी अफगानिस्तान के मदरसे में भीषण विस्फोट, 18 लोगों की मौत। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बृहस्पतिवार को शुरुआती 1 घंटे में औसतन 4.92% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी। राज्य विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। इसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण हिस्से के 19 जिले भी शामिल हैं। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। निर्वाचन आयोग ने 100 वर्ष की आयु के मतदाता कामूबेन पटेल की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो वलसाड जिले के उम्बरगांव विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखा रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया सबसे पहले मतदान करने वाले लोगों में शामिल रहे। सूरत में करीब 4% मतदान हुआ, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में आदिवासी बहुल 2 इलाके दागे और तापी में क्रमशः 7.76% और 7.25% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अभी तक पोरबंदर में सबसे कम 3.92% मतदान हुआ, जबकि कच्छ जिला में 5% मतदान हुआ। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरपालिका चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा, लेकिन अभी भी निकाय चुनाव में कई पेच बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ों की राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान तय करने के लिए अति पिछड़ा आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने इसे लेकर संख्य टिप्पणी की है और राज्य सरकार से इसे लेकर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग के डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित किए जाने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब आमीन पूनावाला को नार्को टेस्ट के लिए तिहाड़ जेल से अंबेडकर अस्पताल लाया गया है। यहां आफ्ताब का नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कई बड़े राज खुल सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है और आरोपी आफ्ताब अपने अलग अलग बयानों से पुलिस को गुमराह कर रहा है।
वह उम्मीद है कि नार्को टेस्ट से पुलिस को इस केस से जुड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इससे पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था। FSL रोहिणी में पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने ही जंगल में श्रद्धा के सबके टुकड़े फेंके थे। आफताब ने यह भी माना कि उसके कई लड़कियों के साथ संबंध थे। दूसरी तरफ श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब की मनोचिकित्सक महिला दोस्त ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि वो आफताब के घर 2 बार गई थी, लेकिन उसे एक बार भी नहीं लगा कि घर में सबके टुकड़े रखे हुए हैं। उसे श्रद्धा की हत्या की जानकारी नहीं थी। आफताब ने महिला को श्रद्धा की अंगूठी गिफ्ट में दी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। आफताब ने 12 अक्टूबर को उसे अंगूठी गिफ्ट की थी। उसे पता नहीं था कि अंगूठी किसकी है। श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद दोनों 30 मई को संपर्क में आए थे। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने आफताब को कभी डर में नहीं देखा। आरोपी उसे मुंबई वाले घर के बारे में बताया करता था। उसका व्यवहार भी हमेशा सामान्य लगा उसे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद गुरुवार सुबह उज्जैन में शुरू हुई और मध्य प्रदेश के आखिरी जिले आगर मालवा की ओर रवाना हुई। यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओवांगा और अभिनेत्री स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। उज्जैन के बाहरी इलाके में स्थित RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज से यात्रा सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई। यात्रा सुबह करीब 10 बजे नजरपुर गांव में सुबह के विश्राम के लिए ठहरी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यात्रा दोपहर के बाद घाटिया बस स्टैंड से शुरू होकर और झालरा गांव में यात्री विश्राम होगा। राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बरदुरी गांव से मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को दाखिल हुई थी। यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होने से पहले 12 दिन के भीतर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में 380 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा अब तक बुरहानपुर, खंडवा, गरहोन और इंदौर जिले से होकर गुजरी है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यात्रा के दौरान गांधी ने उज्जैन में मंगलवार को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध भगवान महाकाल मंदिर के दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने खांडवा जिले में एक अन्य ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर की भी पूजा अर्चना की थी। अफगानिस्तान में विस्फोट का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को उत्तरी अफगानिस्तान के एक मदरसे में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 36 लोग घायल हैं। घायलों में से कई अत्यधिक गंभीर हालत में हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी अफगानिस्तान के समानगत प्रांत की राजधानी अबेक बुधवार को धमाके का निशाना बनी। वहीं के एक मदरसे में नमाज के बाद अचानक तेज धमाके हुए। नमाज के मदरसे के विद्यार्थियों के अलावा भी अन्य लोग मौजूद थे। धमाका होते ही वहां भागदड़ मच गई और किंतु जब तक लोग समझ पाते वहां लाशें बिछी हुई थी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वहां 18 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए। जख्मी हालत में 36 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कई लोग अत्यधिक गंभीर बताए जा रहे हैं।
अधिकारियों व चिकित्सकों का कहना है कि इनमें से कुछ और लोगों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका उन्हें भी है। अन्य घायलों में कुछ ऐसे हैं जो यदि ठीक भी हो गए तो जीवन भर विकलांगता का दंश झेलने के लिए विवश होंगे। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के प्रवक्ता अब्दुल नफी टोकुर ने बताया कि विस्फोट में मरने वाले में ज्यादातर मदरसे के छात्र थे। धमाके की सूचना के बाद उनके परिजन मदरसे में पहुंचे तो वहां चीख पुकार के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिया उन्हें। अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, किंतु माना जा रहा है कि यह धमाका भी इस्लामिक स्टेट की स्थानीय इकाई द्वारा अंजाम दिया गया होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से लगातार वहां धमाके हो रहे हैं, जिन इस्लामिक स्टेट का स्थानीय मॉड्यूल ही अंजाम दे रहा है, ऐसा आशंका है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं। इस 82 साल के दिग्गज को ट्यूमर के इलाज की जरूरतों के लिए साओ पाउलो के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी बेटी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पेले की बेटी केलो नसीमेटो ने कहा कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये बात कही है। पेले की बेटी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मेरे पिता के स्वास्थ्य को लेकर आज मीडिया में काफी चिंता जताई गई। हम वास्तव में इस प्यार की सराहना करते हैं। ESPN ब्राजील ने पहले बताया था कि 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन को सामान्य सूजन के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल ले जाया गया था। साल 2021 में पेले के परिवार की तरफ से कोलोन ट्यूमर की जानकारी दी गई थी मीडिया में। बाद में अस्पताल ने भी इसकी पुष्टि की। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप का खुमार सभी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। फीफा फैन फेस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही भी परफॉर्म करने पहुंची। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान नोरा ने तिरंगा झंडा फहराया। ऐसे में उन्होंने जनता में जोश भरने का काम किया। ऐसे में उनसे एक गलती हो गई। वायरल वीडियो में नोरा फतेही जय हिंद कह रही है, साथ ही लोगों को भी जय हिंद बोलने के लिए मोटिवेट कर रही है। नोरा वीडियो में कहती नजर आ रही है कि भारत फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा भले ही नहीं है, लेकिन हम अपने जज्बे, संगीत के जरिए, अपने डांस के जरिए यहाँ मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक नोरा फतेही ने अपने डांस से तहलका मचा दिया। नोरा स्टेज पर ओ साकी और लाइट द स्काई जैसे हिट गानों पर थिरकती हुई नजर आई। वीडियो में लोगों की दीवानगी नोरा के लिए साफ दिखाई दे रही थी। लोग उनके परफॉर्मेंस देखते हुए हुटिंग करते हुए नजर आए। ऐसे में वो तिरंगा फहराने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा प्रहरियों की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, सभी BSF कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी। ये भारत की रक्षा करने और अत्यंत परिश्रम के साथ हमारे देश की सेवा करने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक बल है। मैं प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में BSF के नेक काम की भी सराहना करता हूं। उल्लेखनीय है कि आज के दिन ही 1965 में सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपनी मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नागालैंड के लोगों को उनकी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, नागालैंड के लोगों को उनकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत नागालैंड की संस्कृति पर बहुत गर्व करता है, जो साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देती है। मैं आने वाले वर्षों में नागालैंड की निरंतर सफलता की कामना करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केशरी के आपत्तिजनक बयान देने के मामले में भाजपा के राज्यसभा सदस्य उदयन राजे भोसले ने आक्रामक भूमिका अख्तियार किया। उदयन राजे भोसले ने कहा कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। अगर इसके लिए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़े तो भी वे आगे पीछे नहीं देखेंगे। छत्रपति उदयन राजे भोसले सतारा में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले राज्यपाल और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर सभी पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करती है, लेकिन इनकी ओर से बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करती हैं, उन्हें महाराज का नाम लेने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। डेटॉल साबुन कंपनी के सेल्स अधिकारी, ड्रग कंट्रोल की टीम व स्थानीय पुलिस ने यमुनानगर के रादौर रोड पर नकली डेटॉल सामान बेचने के आरोप में छापा मारा। बुधवार शाम को छापेमारी की कई घंटों तक जांच के बाद डेटॉल साबुन, हार्पिक क्लीनर व बोरोप्लस क्रीम के सैंपल सीज किए गए। बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर रीतू महिला ने बताया कि कंपनी की शिकायत पर रादौर रोड पर स्थित लक्ष्मी एंटरप्राइजेस दुकान पर डेटॉल साबुन, हार्पिक क्लीनर और बोरोप्लस क्रीम को जांचा गया और कंपनियों के अधिकारियों ने जो फर्क बताया उस आधार पर इन चीजों के सैंपल सील कर लिए गए। उन्होंने बताया कि डेटॉल साबुन और हार्पिक क्लीनर के सैंपल को ड्रग विभाग में भेजा जाएगा और वहीं बोरोप्लस क्रीम आयुर्वेद कंपनी से निर्मित है, इसलिए उसे आयुष विभाग में जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदार के मालिक विपिन कुमार का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स में कोई गलती नहीं है, उनके पास सारे बिल मौजूद हैं और वो अधिकारियों को वो दिखा सकते हैं। दुकानदार ने उन सामानों के सबूत के तौर पर बिल भी दिखाया, लेकिन ड्रग अधिकारी और कंपनी के सेल्स अधिकारी अपने डेटॉल साबुन की असली और नकली की पहचान का फर्क बताने की बात कर रहे हैं। छह दिसंबर को मूल श्री कृष्ण जन्म स्थान में हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर पाबंद किए गए अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी सहित हिंदू मुस्लिम पक्ष के 16 लोगों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट ने बुधवार को जमानती वारंट जारी किए हैं। गुरुवार को मुचलका ने भारत भरने पर इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किए जाएंगे। गौरतलब है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ईदगाह में 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। इसके बाद गोविंद नगर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 26 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्षों को नोटिस भेजकर पाबंद कर दिया। इनमें से 13 पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचकर मुचलके भर दिए, लेकिन दोनों पक्षों के 16 लोगों ने ना वो पहुंचे और ना ही वो मुचलका भरे।
और इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया। गुरुवार सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाहिर है कि हाजिर होकर इन्हें मुचलका भरनी होगी। इन्हें 29 नवंबर को मुचलका भरने के लिए बुलाया गया था। हाजिर ना होने पर सभी के खिलाफ ये वारंट जारी कर दिया गया। उसके बाद सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। बुधवार शाम एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने कहा कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। दोनों समुदाय सौहार्द और माहौल को शांत बनाए रखें। कोई भी गड़बड़ी की गई तो सख्ती से निपटाया जाएगा। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर से G20 का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। इस गौरवशाली क्षण को यादगार बनाने के लिए देश भर के 100 ऐतिहासिक स्मारकों पर G20 के लोगों के साथ 1 से 7 दिसंबर तक लाइटिंग की जाएगी। इन स्मारकों में दिल्ली के कुतुब मीनार, पुराना किला, सफदरगंज का मकबरा, लाल किला और हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार G20 की बैठकों के लोगों के साथ उससे जुड़ी जानकारियां भी स्मारकों के बाहर लगाई जाएगी। भारत को अध्यक्षता मिलने के बाद देश में G20 की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। अगले साल 9 से 10 दिसंबर को G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। इससे पूर्व देश के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित होंगी। पहली G20 की शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। उल्लेखनीय है कि G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप संघ भी शामिल होंगे। भारत का बांग्लादेश दौरा रविवार से शुरू हो रहा है। पहले वनडे मुकाबले शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बतौर कप्तान रोहित शर्मा और तमीम इकबाल आमने सामने होंगे। भारत ने स्टेडियम पर इससे पहले कुल 10 वनडे मैच खेले हैं और जीत प्रतिशत भारत का बहुत ज्यादा है। भारत बनाम बांग्लादेश पहला वनडे रविवार 4 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मुकाबला सुबह 11:30 बजे से खोला जाएगा। टॉस 11 बजे से होगा। न्यूजीलैंड दौरे से आराम लिया रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल की यहां वापसी हो रही है। सूर्य कुमार यादव को इस सीरीज से आराम दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।